हेलो दोस्तों, रॉयल इंस्टीट्यूट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके लिए हमने आज से एक नई क्लास की शुरुआत की है जो हमारे शुभम सर द्वारा मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है। आप उनको देखना और अपनी तैयारी को और मजबूत करना। हम संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे। अपने संविधान के कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। कल हमने भाग फर्स्ट देखा था और भाग फर्स्ट में जो 4 अनुच्छेद थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। एक बार थोड़ा ब्रीफ रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद फर्स्ट था, उसमें परिचय था भारत का। अनुच्छेद सेकंड था, उसमें क्या कहा गया, अधिकृत राज्य। थर्ड था, उसमें नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन या क्षेत्रफल में या क्षेत्र जो राज्यों का उनमें परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में कहा गया कि ये संशोधन नहीं है, ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं आता। ये अपने 4 अनुच्छेद थे भाग फर्स्ट के। इसमें कहा गया था इंडिया या भारत या अर्थात इंडिया जो राज्यों का एक संघ है। ये अपने 4 अनुच्छेद थे। हमने कल की क्लास में देखा था। आप इनको विस्तार से देखना चाहो तो अपनी पुरानी क्लास में प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको ये क्लास मिल जाएगी। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे भारत की जो देशी रियासतें थी उनको किस प्रकार भारत में विलय किया गया। आज हम उसके बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो 2 अलग अलग देशों में विभाजित कर दिया। एक तो हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया भारत। अब उस समय जब संविधान सभा का गठन हुआ तो जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने अलग देश की मांग की थी और उसी मांग को देखते हुए जो माउंटबेटन योजना थी 3 जून 1947 को आई थी, उसमें भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट संप्रभु राज्य का दर्जा दिया गया। अब उस समय इनको स्वतंत्र कौन से अधिनियम के तहत किया गया, वो था जुलाई में आया, जुलाई 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके तहत भारत को एक स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया। इसमें एक पहले प्रमुख बात थी कि भारत को 2 डोमिनियन स्टेट में विभाजित किया जाएगा। 2 डोमिनियन स्टेट में विभाजित। दूसरी थी जो भारत की देशी, भारत और पाकिस्तान था उस समय, तो भारत और पाकिस्तान की जो देशी रियासतें थी उनके बारे में कहा गया कि ये या तो भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या ये स्वयं को स्वतंत्र रख सकती है, स्वतंत्र रख सकती है। अब जो ये भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस ये अधिनियम था, इसके तहत कहा गया कि जो 15 अगस्त 1947 है उससे पहले आप देशी रियासतों को अपने क्षेत्र में विलय कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा, जो भारत की सरकार थी उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने गृह मंत्री थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, उनकी अध्यक्षता में एक रियासती मंत्रालय की स्थापना की गई और इसके सचिव बनाए गए कौन, इसके सचिव बनाए गए वीपी मेनन। जो अभी भारत है, आप जो भारत देख रहे हैं वर्तमान में, ये कहे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। इतना अखंड भारत, इतना विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ भारत, ये वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि इन्होंने जो उस समय अलग अलग रियासतें उनका एक देश बनाया भारत। और उस समय भारत में कितनी रियासतें थी, वो थी लगभग 565, लगभग 500। कुछ किताबों में 552 है, किसी में 564 है, किसी में 566 है। तो ये
कन्फर्म नहीं है कि 565 ही है, लेकिन लगभग 565 रियासतें थी। इन 565 रियासतों में 15 अगस्त 1947 तक 15 अगस्त 1947 तक सभी रियासतों का भारत में विलय हो गया। लेकिन 3 रियासतें भारत में विलय हो गया, लेकिन 3 रियासतों का विलय नहीं हुआ। वो 3 रियासतें थी, एक तो थी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी थी जूनागढ़ और तीसरी थी हैदराबाद। अब हम देखेंगे कि इन 3 रियासतों का विलय भारत में किस प्रकार हुआ और इनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल सर की कितनी भूमिका रही और किस प्रकार से इन तीनों का भारत में विलय कर एक भारत को एक अखंड देश बनाया गया। बहुत विस्तृत, विश्व का 7वें नंबर पर क्षेत्रफल में आता है, आप सभी को पता है। अब देखते हैं पहले जम्मू कश्मीर कि जम्मू कश्मीर को भारत में किस प्रकार विलय किया गया। JNK अभी 2000 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, आप सभी को पता है। और इसको 2 भागों में अभी विभाजित कर दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो 1947 के समय जम्मू कश्मीर के शासक थे राजा हरि सिंह। कौन थे? राजा हरि सिंह। हालांकि वहाँ के शासक थे वो एक हिंदू थे, लेकिन वहाँ की जो जनता थी बहुसंख्यक जनता थी, वो कौन थी? मुस्लिम संप्रदाय वहाँ पर बाहुल्य था, मुस्लिम संप्रदाय। मुस्लिम संप्रदाय वहाँ पर बाहुल्य था, लेकिन वहाँ के जो शासक थे वो थे हिंदू और उनका नाम था राजा हरि सिंह। अब देखिए दोस्तों, जब जम्मू कश्मीर के पास ये प्रस्ताव गया कि आप भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में, तो हरि सिंह ने कहा कि हम दोनों में ही शामिल नहीं होना चाहते, हम स्वयं की जो रियासत है उसका एक अलग अस्तित्व रखना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हरि सिंह ने कहा कि हम ना तो भारत में शामिल होना चाहते और ना ही पाकिस्तान में, हम अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की जो मुस्लिम जनता थी वो उदासीन थी, वो भी ना तो भारत में होना चाहती थी और ना ही पाकिस्तान में। लेकिन जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने आधी रात को अचानक जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर पर हमला करके जम्मू कश्मीर पर जो जम्मू कश्मीर की भूमि है उस पर अधिकार कर लिया। हरि सिंह भारत के पास आते हैं और जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र कराने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। भारत में आकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं और जब ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं तो इनकी कुछ शर्तें होती है हरि सिंह की। वो शर्तें थी कि भारत के पास केवल 3 क्षेत्र रहेंगे। पहला था रक्षा, दूसरा था संचार और तीसरा था विदेशी मामले। ये तीनों जो क्षेत्र है, ये तीनों विषय है वो किसके पास रहेंगे? भारत के। बाकी जो विषय है वो स्वयं जम्मू कश्मीर या जो जम्मू कश्मीर का जो संविधान होगा उसमें ही इन अलग अलग विषयों को सूचित किया जाएगा। तो इस पर भारत की तरफ से माउंटबेटन ने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और जैसे ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए तो भारत की आर्मी ने जम्मू कश्मीर पर जो पाकिस्तान के जो सैनिक या जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने जम्मू कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। और अधिकार करने के बाद में जब भारत की आर्मी उस क्षेत्र में गई तो इन्होंने जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र कराएगा। हालांकि 32,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के कब्जे में रहा और अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में ही है और हम उसको कहते हैं POK। क्या कहते हैं? POK, पाक अधिकृत कश्मीर। और जो LOC है उस समय रेड क्लिफ सर आए थे, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ लाइन का जो रेड क्लिफ सीमा बनाई थी वो जम्मू कश्मीर तक नहीं थी, वो पंजाब तक थी। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर भारत में विलय हुआ तो उस समय LOC को ही भारत और पाकिस्तान की सीमा मान लिया गया। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ
तो वहाँ के शासक थे जब भारत स्वतंत्र हुआ और जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए उस समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? राजा हरि सिंह। जबकि वहाँ की जनता थी वो मुस्लिम थी और जो हरि सिंह थे वो दोनों में ही शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन उनको मजबूरी में भारत में शामिल होना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था और पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहता। और जो ये पाकिस्तान ने इसमें जम्मू कश्मीर पर हमला किया था वो उस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया? उसका नाम था गुलमर्ग ऑपरेशन। गुलमर्ग ऑपरेशन। और इसके जो सेनापति थे वो थे अकबर। पाकिस्तान आर्मी के जो सेनापति थे उस समय मुख्य जो कार्यकारी सेनापति थे वो थे अकबर। हालांकि ये अपने एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान आर्मी द्वारा जम्मू कश्मीर पर हमला किया गया, तो वो था गुलमर्ग ऑपरेशन। इस प्रकार से अपनी जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ। और अभी अगस्त 2019 को विशेष राज्य का दर्जा हटाकर सामान्य या केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया। तो अभी हमारे देश में कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। हम इसको धारा 370 और 2 धारा अनुच्छेद 35A है, इसको हम अलग कक्षा में चर्चा करेंगे। इस प्रकार से हमारा जम्मू कश्मीर का विलय हुआ। अब आते हैं हम अपनी जूनागढ़ रियासत पर। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर का शासक हिंदू था और वहाँ की जनता मुस्लिम थी, और इसी प्रकार जूनागढ़ में भी इसका उल्टा था। यहाँ का शासक था वो था मुस्लिम। जूनागढ़ कहाँ पर आता है? कहाँ पर पड़ता है वर्तमान में? ये आता है गुजरात में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का गृह नगर है। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। और उस समय जम्मू कश्मीर में जो शासक था हिंदू, जबकि वहाँ की जो जनता थी वो कौन थी? मुस्लिम। यहाँ पर उल्टा था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो जूनागढ़ है वहाँ पर जो शासक था वो मुस्लिम था, लेकिन यहाँ की बहुसंख्यक संप्रदाय था, वो बहुसंख्यक जनता थी, वो कौन सी थी? हिंदू। तो यहाँ का शासक था मुस्लिम और यहाँ की जो जनता थी वो थी हिंदू संप्रदाय यहाँ पर बहुसंख्यक में था। अब यहाँ का जो मुस्लिम शासक था वो लगातार पाकिस्तान के संपर्क में था और वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो भारत में शामिल होना चाहती थी। इसलिए यहाँ का जो जनता थी उन्होंने विद्रोह करके यहाँ के जो शासक थे, मुस्लिम शासक थे, उनको पाकिस्तान भगा दिया। और यहाँ पर जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। और जूनागढ़ रियासत की तरफ से जो यहाँ के दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, जूनागढ़ रियासत के जो दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, वो जूनागढ़ रियासत की तरफ से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और बाद में जनमत संग्रह करवाया जाता है, जिसमें लगभग 70% जो जनता है वो भारत में विलय के पक्ष में। इस प्रकार से जूनागढ़ रियासत का भी हल हो गया। अब बचती है हमारी एक हैदराबाद रियासत, जो उस समय की बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही धन संपन्न और बहुत बड़ी रियासत थी। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ ये भी हम देखते हैं। हैदराबाद, देखिए दोस्तों, जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में जो शासक था वो हिंदू था और जो जूनागढ़ था उसमें मुस्लिम शासक था। अब यहाँ पर भी जूनागढ़ जैसे ही हालात थे, यहाँ पर शासक मुस्लिम था और ज़्यादातर जनता थी वो थी हिंदू। इसलिए यहाँ का जो शासक था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लगातार पाकिस्तान के संपर्क में था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये न तो पाकिस्तान में मिलना चाहता था और न ही भारत में, क्योंकि उस समय जो शक्तिशाली, जो धन संपन्न रियासत थी वो हैदराबाद थी। बहुत बड़ी रियासत थी, क्षेत्रफल वर्तमान में आंध्र प्रदेश है, वो इसी रियासत के अंतर्गत आता था। जो इसलिए ये यहाँ का शासक था वो स्वयं को स्वतंत्र रखना चाहता था, स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहता था, और जो हैदराबाद रियासत है वो स्वयं को अलग देश बनाना चाहता था। लेकिन यहाँ की जो जनता है हिंदू, वो भारत में शामिल होना चाहती थी। धीरे धीरे यहाँ की जो मुस्लिम जनता थी या यहाँ की जो मुस्लिम शासक थे, तो मुस्लिम शासक के इशारों पर
हिंदू जनता पर अत्याचार करने लगे, इनको मारने पीटने, इनकी हत्याएं करने लगे और इस प्रकार से यहाँ गृह विद्रोह हो गया। इसी विद्रोह को दबाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस प्रशासन द्वारा, जो भारत में उस समय पुलिस प्रशासन था, उसकी सहायता से यहाँ पर जो मुस्लिम अत्याचार किए जा रहे थे उन पर हमला कर देते हैं और पुलिस की सहायता से, पुलिस प्रशासन की सहायता से हैदराबाद को भारत में मिलाया जाता है। हैदराबाद को भारत में विलय किया जाता है और जो ये पुलिस प्रशासन द्वारा ये ऑपरेशन किया जाता है उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया जाता है? वो था ऑपरेशन पोलो। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हैदराबाद रियासत है उसको किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया या भारत में उसका विलय किया गया, तो वो था ऑपरेशन पोलो। अब ये जो अपनी 3 रियासतें थी जिनका विलय 1947 तक नहीं हुआ था, वो विलय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं, उनकी दूरदृष्टिता, उनकी सूझबूझ से इन तीनों रियासतों का विलय भारत में हुआ। अगर वो नहीं होते तो भारत आज कई टुकड़ों में होता। हम दूसरी राज्य में अभी जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ पर भी हमें पासपोर्ट लेकर घूमना पड़ता और पासपोर्ट नहीं मिलता तो हमको जेल में सीधा जाना पड़ता। इस प्रकार से ये अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका योगदान है, ये बहुत ही सराहनीय और इनको भूला नहीं जा सकता। ये अपने इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व के धनी है। अब आते हैं हम अपने इन राज्यों के तो विलय हो गए, लेकिन अब राज्यों का निर्माण जो अपने पुनर्गठन आयोग है 1 नवंबर 1956 को, वो भी देखते हैं। जब इन सब का विलय हो गया तो संविधान सभा के सामने समस्या है कि जो राज्य हैं उन राज्यों की क्षेत्रफल या उन राज्यों की जो सीमाएं हो किस प्रकार निर्धारित की जाए या राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए। तो इसी समस्या को हल करने के लिए 1948 में, जुलाई 1948 में धर आयोग की स्थापना की। धर आयोग से कहा गया कि आप इस समस्या, आपकी जो कमेटी है वो ये देखेगी कि नए राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाए या नहीं किया जाए। उस समय भाषाई आधार पर नए राज्य का गठन करने के लिए मांग उठ रही थी। हालांकि इस आयोग ने स्पष्ट कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। अब ये क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इनका कारण बताया कि इससे अलगाववाद बढ़ता है और धीरे धीरे इससे भारत की जो अखंडता है उसको खतरा हो सकता है। इसलिए इस धर आयोग ने इस बात को नकार दिया कि भारत में जो राज्यों का गठन किया जाए वो भाषा के आधार पर नहीं किया जाए। इसी पर चर्चा करने या इसकी जो समीक्षा करने के लिए एक और समिति बनाई जाती है, वो है जेवीपी समिति। ये बनाई जाती है 1948 में। आप इनके नाम और जो इनके सन है वो याद रख लीजिए और मोटा मोटा है कि इस समिति ने भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन है उन पर राज्यों का गठन करने के लिए मना कर दिया। बस ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, हमको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जेवीपी आयोग है उसका गठन कब किया गया? 1948 में। किसकी समीक्षा करने के लिए? धर आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसकी समीक्षा करने के लिए। इसमें 3 सदस्य थे, जैसे हो गया जवाहरलाल नेहरू और वीसी हो गया अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीछे पटाभी सीताराम मैया। ये अपने 3 सदस्य थे जिनकी समिति बनाई गई जेवीपी। इन्होंने इसकी समीक्षा करने के लिए एक अपने स्वयं के मार्गदर्शन में एक कमेटी बैठाई और इन्होंने भी भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन है उसको नकार दिया। इन्होंने भी कहा कि जो धर आयोग की रिपोर्ट है वो सही है और इसमें
राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। अब भाषा के आधार पर गठन किस प्रकार किया गया, कौन सी समिति पर किया गया, वो देखते हैं। इसके बाद जब दोनों समितियों ने इस बात को नकार दिया कि भाषा के आधार पर गठन नहीं किया जाना चाहिए, तो जो दक्षिण भारत है अपना, जो दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत है अपना, इधर भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग तेज होने लगी। और जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री मुल्लू ने भूख हड़ताल की और उनकी 56 दिन बाद भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद में दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग और तेज और मजबूत हो जाती है। इसलिए, और ये जो आंध्र प्रदेश है, इस किस भाषा के आधार पर, जो तेलुगु भाषा है तमिलनाडु से, वहाँ की मलयालम और अन्य भाषा है उनसे अलग तेलुगु भाषा राज्य बनाने के लिए वहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और वहाँ की जनता है उनके द्वारा बहुत ही तेज मांग की गई। और इसकी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले भारत में भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बनाया गया था, वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन सा राज्य था भाषा के आधार पर पहला बनाया गया, वो था आंध्र प्रदेश। ये आप याद रखना, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का प्रथम राज्य जो भाषा के आधार पर गठित किया गया वो था आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा थी, कौन सी भाषा पर मांग कर रहे थे, वो थे तेलुगु भाषी राज्य, तेलुगु भाषी राज्य के लिए मांग कर रहे थे। ये अपने आंध्र प्रदेश की जो गठन है उसकी प्रक्रिया थी, वो थे कांग्रेसी। और ये याद रखने का कौन थे, वो श्री मुल्लू। कौन थे, श्री मुल्लू, जिनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती है। और ये जो भारत है उसके दक्षिणी राज्य में इस प्रकार से भाषाई आधार पर गठन करने पर तेज रफ्तार पकड़ ली। अब जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो फिर एक समिति का गठन किया जाता है, उसको कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। और ये 3 सदस्यीय आयोग था, 3 सदस्यीय आयोग था। 3 सदस्य कौन थे, पहले तो थे फजल अली, दूसरे थे के.एम. पन्नीकर और तीसरे थे पी.एन. कंजरू। पन्नीकर, तीसरे थे के.एम. पी.के. कंजरू। ये 3 सदस्य थे किसके, फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग। इन 3 सदस्यों की एक समिति गठित की गई, किसके समीक्षा करने के लिए, भाषाई आधार पर राज्य बनाए जाए या नहीं, या भाषाई आधार पर नहीं तो किस आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाए। किस समिति की, फजल अली आयोग। इसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। इसकी गठन करने का सन था वो था 1953 और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी केंद्र को। कब, 1955 में। इसके ये जो आयोग है इसका गठन कब किया गया, 1953, और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, वो थी 1955 में। अब इस आयोग ने क्या कहा, भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए या नहीं, ये भी देखते हैं। इसने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। जहाँ बहुभाषीय या जहाँ पर एक भाषा बोलने वाले अधिक लोग हैं वहाँ पर उसी भाषा से संबंधित लोगों या उसी क्षेत्रफल में जो भाषा अधिक बोलने वाले लोग हैं उनका एक अलग राज्य होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हाँ, भारत में भाषा के आधार पर और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो कल्चर है, उसी आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार के गठन का मतलब ये नहीं कि जहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में भाषा बोलते हैं और वहाँ पर भी नए राज्यों का गठन कर दिया जाए। वहाँ पर क्षेत्रफल और वहाँ की जो संस्कृति है उस आधार पर नए राज्य का गठन किया जाना चाहिए। इसी को
इस आयोग की सिफारिशें मानकर 7वां संविधान संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन 1956। 1956 को 7वां संविधान संशोधन किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है और जो आंध्र प्रदेश है उनको भी संविधान संशोधन द्वारा मान्यता दी गई और भी जो अन्य राज्य हैं उनको भी संविधान संशोधन द्वारा मान्यता दी गई। और उस जब ये संशोधन हुआ तो उस समय कितने राज्य बने? 14 तो राज्य बने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। कितने बने? 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज। अब ये तो हो गया अपनी भाषा के आधार पर जो राज्य थे उनके गठन से संबंधित। अब आते हैं हमारी जो अन्य उपनिवेश राज्य थे, जैसे गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी और जो दादर नागर हवेली है, फ्रांसीसी पुर्तगालियों ने वहाँ पर कब्जा कर रखा था। तो वहाँ पर स्वतंत्रता कैसे मिली या वहाँ पर भारत का अधिकार क्षेत्र कैसे बढ़ा, वो भी देखते हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले पांडिचेरी, यमन, माहे और चंद्रनगर। ये जो 4 राज्य थे उस समय, इन चारों पर किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का। किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का। और जब ब्रिटिश जो शासन था वो 1947 में समाप्त हो गया, उसके बाद में धीरे धीरे जो पुर्तगाली, फ्रांसीसी और भी जो थे वो भी जाने लगे। इसी क्रम में जो फ्रांसीसी थे इन चारों राज्यों को भारत को सौंपकर 1954 में भारत में विलय कर दिया इनका, और फ्रांसीसी वापस अपने देश चले गए। इन पर जो अपना अधिकार था, जो अपना अधिकार क्षेत्र था वो समाप्त करके भारत को ये अधिकृत करके पांडिचेरी, यमन, माहे और चंद्रनगर, ये 4 राज्य थे जो फ्रांसीसियों के अधिकार में थे। इन्होंने भी अपना अधिकार क्षेत्र समाप्त करके स्वयं फ्रांस चले गए और इनको भारत में विलय कर दिया। इसके बाद में आते हैं 1954 में ही दादर नागर हवेली, दादर व नागर हवेली, दादर और नागर हवेली। इस पर पुर्तगाल का शासन था, ये पुर्तगाल का उपनिवेश था। यहाँ पर दादर नागर हवेली थी तो यहाँ पर पुर्तगाल, यहाँ पर गोवा और भी जो है छोटे राज्य, उन पर पुर्तगाल का शासन था। और जो पुर्तगाली थे वो इनको छोड़कर जाने वाले नहीं थे, लेकिन यहाँ की जो जनता है उन्होंने विद्रोह कर दिया और जो दादर नागर हवेली है यहाँ से पुर्तगाल अपना शासन समेट कर कहाँ आ गए? गोवा। हालांकि गोवा वहाँ की पुर्तगालियों की पुरानी राजधानी थी और वहाँ पर उनका हेडक्वार्टर था, वहीं से ही अपना जो राजकार्य है वो देखते थे। तो दादर नागर हवेली से गोवा आ गए। अब इनका गोवा पर पकड़ मजबूत हो गई, लेकिन दादर और नागर हवेली ये इनके हाथों से स्वतंत्र हो गए। कब हुआ ये? 1954। और इस दादर नागर हवेली पर किसका अधिकार था? वो था पुर्तगालियों का। अब गोवा और जो दमन दीव है इस पर पुर्तगालियों का शासन किस प्रकार समाप्त हुआ वो भी देखते हैं। गोवा, दमन व दीव, इन पर किनका शासन था? पुर्तगालियों का। किनका शासन था? पुर्तगालियों का। अब ये भारत में कब आए? 1961 में इनका भारत में विलय हुआ। वो किस प्रकार हुआ? जब पुर्तगालियों ने दादर और नागर हवेली में विद्रोह किया जनता ने पुर्तगालियों के खिलाफ, तो वहाँ से वो अपना शासन समेट कर गोवा और दमन दीव आ गए। अब यहाँ पर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई थी तो भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा पुर्तगालियों को वहाँ से खदेड़ दिया गया और पुर्तगालियों को अपने देश वापस, पुर्तगाल स्पेन है वहाँ पर भेज दिया गया। अब यहाँ से जब पुर्तगाली भारत से नाराज़ हुए और इन्होंने इस मुद्दे को यूएन में लेकर गए 1961 में, लेकिन वहाँ पर जो सोवियत संघ है, रूस है, वो भारत का मित्र शुरू से रहा, तो उन्होंने वीटो शक्ति के द्वारा इस मुद्दे को वहाँ पर दबा दिया गया। हालांकि इस मुद्दे से ही
जो चीन है उसको भारत पर हमला करने का मौका मिल गया, क्योंकि जो भारत ने गोवा इन पर अधिकार कर लिया था, इससे पश्चिमी देश थे अमेरिका और जो फ्रांस रहे वो नाराज़ हो गए थे। तो चीन को मौका मिल गया कि भारत की सहायता करने वाले अब कोई नहीं है। तो इस कारण 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। अब आते हैं हम सिक्किम का विलय। सिक्किम जो वर्तमान में भारत में है, क्या ये शुरू से ही भारत में था, ये भी हम देखते हैं। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो सिक्किम जो वर्तमान में भारत का राज्य है, ये उस समय ब्रिटिश को केवल अपने 3 विषय दे रखे थे ब्रिटिश सरकार को। वो थे रक्षा, विदेशी मामले और संचार, कम्युनिकेशन। रक्षा, विदेशी मामले और कम्युनिकेशन यानी संचार, ये किसको दे रखे थे? ब्रिटिश सरकार को। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो ये तीनों मामले किसके पास आ गए? भारत के पास। और भारत सिक्किम पर किस वंश का था? वहाँ पर था चौग्याल वंश। तो धीरे धीरे वहाँ की जनता में विद्रोह होने लगा और वहाँ पर भी संवैधानिक प्रमुख या जो संविधान की मांग है वो तेजी से उठने लगी। और 1975 में जनमत संग्रह द्वारा सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत में विलय कर दिया गया। पूर्ण रूप से भारत में विलय कर दिया गया। किसका विलय कर दिया गया? सिक्किम का भारत में विलय कर दिया गया। इस प्रकार से जो भारत के महत्वपूर्ण राज्य थे उनका गठन और उनकी जो भारत में विलय की प्रक्रिया वो हमने देखा। अब कल हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 2 यानी नागरिकता वाला। आज हमने देखा परसों देखा था उसके अनुच्छेद। आज हम इसमें जो महत्वपूर्ण जो देशी रियासतों का एकीकरण भारत में किस प्रकार हुआ वो हमने देखा। कल हम देखेंगे नागरिकता की, भारत के जो नागरिक है उनको नागरिकता, विदेशों में रहने वाले लोगों की नागरिकता और विदेशों से भारत आने वाले लोगों की कैसे नागरिकता मिलती है वो हम कल देखेंगे। आज अपना भाग 1 कंप्लीट होता है। आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स कर सकते हैं या अपने जो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर हमें डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए एक और क्लास लगाई गई है, आप उसे भी देखिए। मैथमेटिक्स जो हमारे शुभम सर ले रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। हमें आशा है आप उसको भी प्यार देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।